नमस्ते, आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। देश के टॉप 5 नगर निगम में से एक ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की 150 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ है, शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। इस बार खास बात यह है कि कोरोना महामारी की वजह से चुनाव ईवीएम की जगह मतदान मतपत्रों से हो रहा है। निकाय चुनाव में 1122 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें सत्ता पक्ष टीआरएस के सभी 150 सीटों पर उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि बीजेपी के 149, कांग्रेस के 146 और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 51 सीटों पर उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मैंने अपना जो डेमोक्रेटिक राइट है, अपनी पसंद का इजहार आज किया हूं और मैं आप तमाम के ज़रिए से हैदराबाद के अवाम से अपील कर रहा हूं कि वो अपने के वोट का इस्तेमाल करें और हैदराबाद और बिलखुसूस पुराने शहर की तरक्की के लिए, उसकी तहज़ीब, सखाफ़त, उसकी ज़बान, उसके कंपोजिट कल्चर के लिए आप तमाम को निकल कर मैं अपील कर रहा हूं कि निकल कर वोट का इस्तेमाल करिए। नए कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन पर बैठे किसानों से बातचीत के लिए सरकार तैयार है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने आज दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में किसानों को बातचीत के लिए बुलाया है। पहले किसानों से बातचीत के लिए 3 दिसंबर का समय दिया था, लेकिन ठंड और कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए आज ही किसानों से बात होगी। पहले की बैठक में शामिल लोगों को आज भी सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया है। इस बीच सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी है। यहां पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के किसान आज लगातार छठे दिन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी किसान यूनियन के महानुभावों को और किसान बंधुओं को यह आग्रह करना चाहता हूं कि आंदोलन का रास्ता त्याग कर वो चर्चा करें और कल विज्ञान भवन में पधारें और उनको निमंत्रण भेज दिया गया है और वो चर्चा से जो रास्ते निकल सकते हैं वो सरकार उस पर विचार करने के लिए पूरी तरह पहले भी तैयार थी और आज भी तैयार है। पीएम मोदी किसानों के बारे में कहा कि पिछले कई सालों से एमएसपी के नाम पर किसानों के साथ छल होता रहा है। पीएम ने यह भी कहा कि किसानों के नाम पर बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा कर छल किया जाता था। एमएसपी तो घोषित होता था, लेकिन एमएसपी पर खरीद बहुत कम की जाती थी। घोषणाएं होती थी, खरीद नहीं होती थी। सालों तक एमएसपी को लेकर छल किया गया। किसानों के नाम पर बड़े बड़े कर्ज माफी के पैकेज घोषित किए जाते थे, लेकिन छोटे और सीमांत किसानों तक ये पहुंचते ही नहीं थे। यानी कर्ज माफी को लेकर भी छल किया गया। किसानों के नाम पर बड़ी बड़ी योजनाएं घोषित होती थी, लेकिन वो खुद मानते थे कि 1 रुपये में से सिर्फ 15 पैसे ही किसान तक पहुंचते हैं। यानी योजनाओं के नाम पर छल, किसानों के नाम पर खाद पर बहुत बड़ी सब्सिडी दी गई, लेकिन ये फर्टिलाइजर खेत से ज्यादा काला बाजारियों के पास पहुंच जाता था। यानी यूरिया खाद के नाम पर भी छल। किसानों को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कहा गया, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी किसान के बजाय किसी और की सुनिश्चित की गई। पीएम मोदी ने नए कृषि कानून को लेकर विपक्ष पर भी निशाना साधा। पीएम ने कहा कि इतिहास में किसानों से छल किया गया। पीएम ने कहा कि दशकों तक छल करने वाले विरोध के पीछे हैं। उन्होंने ये भी कहा अब सरकार के फैसले पर विरोध नहीं होता है, बल्कि भ्रम फैलाकर सरकार का कुछ समय से हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। हम अब देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं,
बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है। अपप्रचार किया जाता है कि भाई फैसला तो ठीक है, लेकिन पता नहीं इससे आगे चलकर क्या क्या होगा, और फिर कहते हैं ऐसा होगा जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। ऐतिहासिक कृषि सुधारों के मामले में भी जानबूझकर यही खेल खेला जा रहा है। हमें याद रखना है, ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक किसानों के साथ लगातार छल किया है। दिल्ली किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। किसान आंदोलन के समय सिंघू बॉर्डर पर हुए बवाल को लेकर दिल्ली पुलिस ने दंगा करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली के अलीपुर पुलिस स्टेशन में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल सिंघू बॉर्डर इलाका अलीपुर थाने के अंतर्गत आता है। सिंघू बॉर्डर पर बीते 27 नवंबर को प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बैरिकेड तोड़कर जबरन दिल्ली में घुसने की कोशिश की थी। उसी बीच पुलिस पर पथराव किया गया था और सरकारी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया गया था। पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस और बल का प्रयोग किया था। इस बवाल के समय दिल्ली पुलिस के 3 से 4 पुलिसकर्मियों को चोट भी लगी थी। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान संगठनों को रोकने के लिए पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी। हालांकि पुलिस 3 दिन पहले ही शर्तों के साथ किसान संगठनों से जुड़े लोगों को दिल्ली में प्रदर्शन की इजाजत दे चुकी थी। लेकिन दिल्ली की सीमाओं पर जो लोग डटे हैं वो दिल्ली पुलिस की तरफ से तय की गई जगह पर प्रदर्शन नहीं करना चाहते। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर जब किसान संगठनों के कुछ लोगों को रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने बैरिकेड गिराकर वहां से आगे बढ़ने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने उन्हें ज्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया और किसी तरह समझा बुझाकर लौटा दिया। इसके बाद एक खुदाई करने वाली मशीन की मदद से पुलिस ने सड़क पर सीमेंट के बड़े बड़े पिलर रख दिए ताकि बैरिकेड हटने के बाद भी प्रदर्शनकारी रास्ता पार न कर पाएं। इस बात से नाराज कुछ लोगों ने सड़क पर धरना देकर नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ देर चली नारेबाजी के बाद सभी लोग अपनी जगह पर लौट गए। 3 दिन पहले दिल्ली पुलिस ने सभी किसान संगठनों को दिल्ली के बुराड़ी इलाके के मैदान में प्रदर्शन की इजाजत दी थी, लेकिन कई संगठन अब भी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। बुराड़ी नहीं जाएंगे, अस्थायी जेल में किसान नहीं जाएगा। पुलिस ने जानकारी दी कि प्रदर्शनकारियों के अलावा बाकी लोगों के लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं ताकि किसी को भी परेशानी न हो। जेपी नड्डा ने दिल्ली में बंगला साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका। गुरु नानक जयंती पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में बंगला साहिब गुरुद्वारे गए और मत्था टेका। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुद्वारा बंगला साहिब पहुंचे और यहां पर आप देख सकते हैं कि उनके साथ यहां पर बीजेपी नेता आरपी सिंह, इसके अलावा सांसद मीनाक्षी लेखी व अन्य नेता मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वैक्सीन बनाने में जुटी 3 टीमों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। साथ ही प्रधानमंत्री ने इन टीमों को आम लोगों को सरल भाषा में कोरोना वैक्सीन की जानकारी देने का भी सुझाव दिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास पाकिस्तान की वायुसेना के लड़ाकू विमान उड़ान भरते दिखाई दिए। इसके बाद भारत की तरफ से उस इलाके में निगरानी और बढ़ा दी गई। पुणे ट्रेनिंग कैंप में पहुंचे तीरंदाज कपिल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हालांकि वो किसी दूसरे खिलाड़ी के संपर्क में नहीं आए थे क्योंकि कपिल छुट्टियों से लौटने के बाद क्वारंटीन किए गए थे और उनकी दोबारा ट्रेनिंग शुरू करने से पहले जांच करवाई गई थी। लालू यादव के कथित ऑडियो मामले में जेल प्रशासन ने रांची पुलिस को जिम्मेदार ठहराया, जिसके बाद जेडीयू आरजेडी पर हमलावर हो गई। जांच रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि लालू यादव के पास मोबाइल रांची पुलिस की लापरवाही से पहुंचा था। बिहार विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के वक्त लालू यादव पर बीजेपी विधायक ललन पासवान को फोन कर लालच देने का आरोप लगा था और इस मामले से जुड़ा एक ऑडियो भी वायरल हुआ था। मोबाइल उनके पास गया, उन्होंने फोन किया, अब साबित हो गया है। जेडीयू के इन आरोपों को आरजेडी ने सिरे से खारिज कर दिया और पलटवार करते हुए इसे साजिश करार दिया। लालू प्रसाद जी ने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया? मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया। पिछले 8 दिनों से रोजाना राजधानी भोपाल में 300 से ज्यादा और इंदौर में बीते 24 घंटों में 500 से ज्यादा मरीज सामने आए।
जिसे देखते हुए प्रशासन ने भोपाल और इंदौर में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए। भोपाल में तो कंटेनमेंट जोन को सील करने का काम शुरू कर दिया गया। वहां से आई एक तस्वीर में प्रशासन के लोग एक हाउसिंग सोसाइटी को सील करते दिखाई दिए। इसके लिए वहां ट्रैक्टर पर लादकर कई बैरिकेड लाए गए, जिनकी मदद से गेट को बंद कर दिया गया। लोगों के अंदर और बाहर जाने पर रोक लगा दी गई। यही नहीं, हाउसिंग सोसाइटी के गेट पर बैनर भी टांग दिए गए। एक बैनर पर कंटेनमेंट जोन तो दूसरे बैनर पर बड़े अक्षरों में ठहरिए लिखा नजर आया। और तो और लोगों को आने जाने से रोकने के लिए वहां पुलिस भी तैनात कर दी गई। केवल उन स्थानों पर नाइट कर्फ्यू लगाया है जहां पर संक्रमण बढ़ा। इसी तरह कंटेनमेंट जोन की तरफ जाने वाली एक सड़क को भी बंद कर दिया गया। प्रशासन की तरफ से ये कदम लोगों को कोरोना से बचाने के लिए उठाए गए, जिसका असर होता नहीं दिखा, क्योंकि शहर के अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कुछ ही लोग मास्क लगाए दिखे, जबकि ज्यादातर लोगों ने इसकी जरूरत ही नहीं समझी। मध्य प्रदेश के बैतूल में आदिवासियों के दिवाली मिलन समारोह के मौके पर कोरोना से बचाव के लिए बनाए गए नियमों को ताक पर रख दिया गया। जहां लोग कोरोना नियमों की अनदेखी कर जश्न में डूबे दिखे। खुशी के इस मौके पर ये लोग कोरोना से बेखौफ होकर बैंड की धुन पर झूमते नजर आए। इनमें से किसी ने मास्क लगाना जरूरी नहीं समझा। इन सबके बीच इलाके के सांसद दुर्गादास उइके भी मौजूद थे। उन्होंने मास्क तो लगाया था, पर उसे चेहरे के नीचे खिसका लिया था। इस बीच लोग कोरोना से बचाव के लिए बनाए गए नियमों का पालन करना भूल गए। हद तो तब हो गई जब इन लोगों ने इस बात का भी ख्याल नहीं रखा कि महामारी के इस दौर में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना कितना जरूरी है। बच्चों से लेकर बड़े सभी सब कुछ भूलकर थिरकते दिखे। डांस का दौर खत्म होने के बाद लोगों ने सांसद को टीका लगाया और उनसे आशीर्वाद लिया। इस बीच भी जरूरी दूरी का ध्यान नहीं रखा। मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में हाल ही में पेश हुए बजट के खिलाफ एक बार फिर जोरदार प्रदर्शन हुआ। विवादास्पद बताए जा रहे बजट को मंजूर करने के लिए लोगों ने राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग की और हजारों की तादाद में सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने सबसे पहले एक सरकारी बस को रोककर तोड़फोड़ की और फिर उसमें आग लगा दी। लेकिन जब इतने से उनका गुस्सा कम नहीं हुआ तो वो उस पर लोहे के पाइप से हमला भी करने लगे। उन लोगों ने शहर की ऐतिहासिक इमारत नेशनल पैलेस के बाहर भी खूब बवाल मचाया और जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो वो सुरक्षा बल से भिड़ गए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और उस बजट की भी खूब आलोचना की, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को दिए जाने वाले फंड में कटौती, जबकि सांसदों के भत्तों में इजाफा कर दिया गया। इस प्रदर्शन में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया, जो हाथों में झंडे लेकर सुबह से ही नेशनल पैलेस के बाहर जमा हो गए। लेकिन दिन चढ़ते चढ़ते ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। श्रीलंका की एक जेल में कोरोना फैलने की अफवाह के बाद दंगा भड़क उठा, जिसमें 8 कैदियों की मौत हो गई। बताया गया कि अफवाह के बाद कैदियों ने जेल से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी सुरक्षा कर्मियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद कोलंबो की इस जेल में दंगा भड़क उठा। इस बीच वहां आगजनी भी की गई। वहां से सामने आई तस्वीरों में जेल की इमारत से आग की तेज लपटें निकलती नजर आई। वहां से निकलने वाला धुआं दूर तक फैलता दिखा। हालात की जानकारी मिलते ही पुलिस की कई टीमें वहां पहुंची और जेल को घेर लिया गया। कई जवान भागकर अंदर की तरफ जाते दिखाई दिए। आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां भी वहां भेजी गई। इस दंगे में 50 के करीब लोग घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भिजवाया गया। ट्रेनों में सफर करने वाले यात्री अब रेलवे स्टेशनों पर कुल्हड़ में चाय की चुस्की ले सकेंगे। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक रेल मंत्री पीयूष गोयल ने देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर एक बार फिर कुल्हड़ों में चाय बेचने की शुरुआत करने का फैसला लिया। उन्होंने स्टेशनों पर बढ़ते कचरे की समस्या को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक कप को बैन करने का ऐलान किया। फिलहाल 400 रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को कुल्हड़ में चाय दी जा रही है। इसमें पर्यावरण को बचाने में तो मदद मिलेगी ही, साथ ही मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। 15 साल पहले पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने कुल्हड़ में चाय दिए जाने की शुरुआत करवाई थी। कोरोना संकट के बीच दिल्ली में RT-PCR टेस्ट सस्ता हो गया। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने कोरोना जांच की कीमत घटा दी। अब दिल्ली में RT-PCR टेस्ट 2400 के बजाय 800 रुपए में होगा। हाल में राज्यसभा चुनाव में जीत दर्ज करने वाले कई नेताओं को सांसद पद की शपथ दिलवाई गई। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से राज्यसभा पहुंचने वाले इन सांसदों को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने शपथ दिलवाई। राजस्थान के राजसमंद से बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री किरण माहेश्वरी का 59 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका पिछले कुछ दिनों से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में कोरोना का इलाज चल रहा था। प्रधानमंत्री और राजस्थान के सीएम समेत कई नेताओं ने उनके निधन पर दुख जताया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय को तबीयत में सुधार के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अब वो कुछ दिनों तक होम क्वारंटीन रहेंगे। कुछ दिन पहले गोपाल राय की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।
बीजेपी सांसद सौमित्र खान के दावे ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हलचल तेज कर दी। सौमित्र खान ने दावा किया कि 15 दिसंबर तक टीएमसी के ज्यादातर विधायक पार्टी छोड़कर उनके पाले में आ जाएंगे और ममता बनर्जी के लिए सरकार बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि 62 विधायक आने के लिए तैयार है, पार्टी ने सोच रहा है वो लोग आने से जीत पाएगा क्या नहीं पाएगा, इसलिए बात चल रहा है। टीएमसी ने इसे कोरी बयानबाजी बताते हुए बीजेपी पर पलटवार किया। वो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, तो अगर है तो वो दिखा दे कौन है। यूपी के संभल में गंगा मेले में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। ये मेला वहां कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर प्रशासन की मंजूरी के बिना लगाया गया था, लेकिन किसी बात पर 2 गांवों के लोगों के बीच विवाद हो गया। फिर क्या था, दोनों तरफ के लोगों ने एक दूसरे पर लाठियों से हमला कर दिया। हमलावरों को जो मिला उन्होंने उसी की पिटाई शुरू कर दी। मेला घूमने आए कई लोगों पर भी लाठियां बरसाई गई। मेला किसी जंग के मैदान जैसा दिखाई देने लगा। अचानक हुए हंगामे से वहां अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस बीच फायरिंग करने का भी दावा किया गया। काफी देर तक चले इस हंगामे में कई लोग घायल हो गए। वहीं वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने भी मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कृषि बिल पर मचे घमासान के बीच शिमला के सेब किसानों ने वहां खुले एक निजी केंद्र पर खरीदारी को फायदेमंद करार दिया। शहर में इस निजी केंद्र को करीब 10 साल पहले खोला गया था। किसानों का दावा है कि इसके खुलने के बाद उन्हें काफी फायदा पहुंचा है। इस निजी केंद्र के शहर में खुलने से किसानों का बाहर जाकर अपनी फसल बेचने का खर्च बच गया। उन्होंने ये भी बताया कि देश की दूसरी मंडियों में मोलभाव से होने वाली परेशानी से भी उन्हें छुटकारा मिला। अब वो इसी निजी केंद्र पर जाकर अपनी सेब की फसल को बेचकर अपना घर चलाते हैं। हम सेब सारा इनको दे रहे हैं, हमको बहुत सारा फायदा हुआ। पहले हम दिल्ली जाते थे और कहीं यहाँ भी आते थे, हमारा बर्बाद शोषण होता था वहाँ पे। झारखंड के धनबाद से एक दहशत से भर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन कर रहे कुछ बेरोजगार पुलिस से भिड़ गए। बवाल तब हुआ जब फैक्ट्री में नौकरी देने की मांग पर ये लोग वहां प्रदर्शन करने पहुंचे, लेकिन फैक्ट्री वालों ने उनसे निपटने के लिए पुलिस बुला ली, जिससे प्रदर्शन में शामिल कुछ बेरोजगार भड़क गए और पुलिस वालों पर पथराव शुरू कर दिया। हालात बिगड़ते देख पुलिस वालों ने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी और धीरे धीरे पीछे हटने लगे। सामने आई एक तस्वीर में प्रशासन के कुछ लोग तो अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर घटना वाली जगह से भागते हुए दिखाई दिए। लेकिन ये हंगामा यहीं शांत नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और प्रशासन की गाड़ियों को निशाना बनाकर पथराव कर दिया, जिसमें कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इसके बाद हंगामा कर रहे लोगों ने सीमेंट की फैक्ट्री पर हमला बोल दिया और वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने तो फैक्ट्री के अंदर भी जमकर पत्थर फेंके। बताया गया कि इस पत्थरबाजी में कई लोग घायल भी हो गए। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया। बताया गया कि बाइक सवार 2 बदमाशों ने चेकिंग के समय पुलिस पर फायरिंग कर दी, लेकिन पुलिस के जवाबी कार्रवाई करते ही बदमाश वहां से भाग निकले और गन्ने के खेत में छिप गए। हालांकि पुलिस ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और आसपास के पूरे इलाके को घेरकर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आए, इनको रोकने के लिए पुलिस ने इशारा किया, लेकिन ये रोकने के बजाय पुलिस पार्टी पर फायर करके वहां से भाग लिए। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे पुलिस वालों ने जल्द ही दबोच लिया। हालांकि इस बीच उसका साथी भाग निकलने में कामयाब हो गया। मुठभेड़ की जानकारी मिलते ही सीनियर पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद घायल बदमाश को अस्पताल भिजवाया गया। छानबीन के समय वहां से पिस्तौल भी बरामद की गई। फ्रांस में नए सुरक्षा कानून के विरोध में पिछले कुछ दिनों से चल रहे प्रदर्शन हिंसक हो गए। नए कानून में फ्रांस की पुलिस को ज्यादा अधिकार दिए गए, जिसका कई संगठन पिछले कुछ दिनों से विरोध कर रहे हैं। और अब उन संगठनों के प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया। सबसे ज्यादा बवाल फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ, जहां प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच बहुत देर तक झड़प चली। गुस्साए लोगों ने वहां की सड़कों पर जमकर आगजनी की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी ताबड़तोड़ आंसू गैस के गोले दागे। भीड़ में शामिल कुछ प्रदर्शनकारियों ने तो पुलिस पर पटाखों से भी हमला किया। पेरिस के कुछ इलाकों में शांतिपूर्ण तरीके से भी प्रदर्शन हुआ और वहां राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का पुतला जलाकर लोगों ने अपना विरोध जताया। हालांकि ज्यादातर जगहों पर भीड़ ने हिंसक प्रदर्शन किए। इन हिंसक प्रदर्शनों में कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया और कई दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई। पेरिस के अलग अलग इलाकों में सुबह से शुरू हुआ बवाल देर रात तक चलता रहा। नए सुरक्षा कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों को काबू में करने में वहां की पुलिस के पसीने छूट गए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के गुस्से का शिकार हो गए। विज अंबाला के पंजोखरा साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकने पहुंचे थे, लेकिन उनके आने की जानकारी मिलते ही गांव के किसानों ने उनका रास्ता रोक लिया।
और काले झंडे दिखाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। गुस्साए किसानों ने विज की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया, जिसकी वजह से उनका आगे बढ़ना भी मुश्किल हो गया। गृह मंत्री अनिल विज का काफिला काफी देर तक वहीं फंसा रहा। इस बीच वहां मौजूद अधिकारियों ने किसानों को समझाने की काफी कोशिश भी की, लेकिन बात नहीं बनी। हालांकि बाद में उनकी गाड़ी को किसी तरह वहां से निकाला गया। गृह मंत्री को जाते देख किसानों ने कुछ दूर तक उनका पीछा भी किया। वहीं अनिल विज ने कांग्रेस पर किसानों को उकसाने का आरोप लगाया और सीधा पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साध दिया। पंजाब में क्योंकि कांग्रेस की सरकार है तो ऐसा लग रहा है कि अमरिंदर सिंह ने ही सबको उकसाकर भेजा है। अनिल विज ने किसानों से गतिरोध खत्म करने और सरकार के साथ बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाने की भी अपील की। अफगानिस्तान के 5वें सबसे बड़े शहर जलालाबाद में 25 टन ड्रग्स की खेप को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस को ड्रग्स की ये खेप कई जगहों पर छापेमारी के बाद बरामद हुई थी, जिसे उसने शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर ले जाकर जला दिया। ड्रग्स के अलावा पुलिस ने शराब की कई बोतलों को भी आग के हवाले कर दिया। जिस जगह पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, वहां से आग की ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। बताया गया कि ड्रग्स की तस्करी पर नकेल कसने के लिए वहां की पुलिस ने 570 आरोपियों को हिरासत में भी लिया। तेल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से मध्य प्रदेश के कई शहरों में पेट्रोल 90 रुपए प्रति लीटर का आंकड़ा पार कर गया। न्यूज 18 के मनोज शर्मा की रिपोर्ट है कि इंदौर में पेट्रोल की कीमत सबसे ज्यादा है। यहाँ 90 रुपए 22 पैसे में 1 लीटर पेट्रोल, 80 रुपए 29 पैसे में 1 लीटर डीजल मिल रहा है। राजधानी भोपाल और जबलपुर में पेट्रोल डीजल के दाम एक समान हैं। इन दोनों शहरों में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 90 रुपए 15 पैसे, 1 लीटर डीजल की कीमत 80 रुपए 23 पैसे है। इसके बाद ग्वालियर में 1 लीटर पेट्रोल 90 रुपए 2 पैसे में, 1 लीटर डीजल 80 रुपए 9 पैसे में मिल रहा है। दाम बढ़ने के पीछे की वजह राज्य में पेट्रोल डीजल पर लगने वाला टैक्स। पहले पेट्रोल पर 30% टैक्स लगता था, जिसे अब 39% कर दिया। अभी डीजल पर 27% टैक्स लगता है, जो पहले 20%। पेट्रोल बढ़ता जाएगा, परेशानी बढ़ती जाएगी, कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब परेशानी तो होती है, पेट्रोल भाव के डीजल के कभी भी भाव बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान में विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने एक बार फिर इमरान खान के खिलाफ हुंकार भरी। वहां 11 विपक्षी पार्टियों का मोर्चा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट इमरान खान को कुर्सी से हटाने के लिए लगातार बड़ी रैलियां कर रहा है। और इसी कड़ी में मुल्तान में इस गठबंधन की 5वीं रैली की गई। विपक्ष की इस रैली में नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान जैसे कई नेता शामिल हुए। मरियम नवाज ने पाकिस्तान की खराब हालत का ठीकरा इमरान पर फोड़ते हुए उन्हें सत्ता से बेदखल करने की अपील की। अब पाकिस्तान की आवाम इमरान खान का लॉकडाउन करने वाली है। यही नहीं, इस रैली के साथ पाकिस्तान की पूर्व पीएम बेनजीर भुट्टो की बेटी आसिफा भुट्टो जरदारी का भी सियासी आगाज हो गया। वो पहली बार किसी मंच से लोगों से बात करती नजर आई। आपने आज अपना फैसला दे दिया है, इस सिलेक्टेड को आप जाना होगा। विपक्षी दलों की रैली में शामिल लोग अपनी अपनी पार्टियों के झंडे लहराते दिखे। इनमें कई महिलाएं भी थी। कुछ महिलाएं तो एक गाड़ी की छत पर सवार दिखी, जिन्होंने वहां गो नियाजी गो के नारे लगाए। हालांकि रैली को देखते हुए मुल्तान को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। कोरोना से जुड़े नियम तोड़ने के जुर्म में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद वहां सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। बहरीन के साखिर में फॉर्मूला 1 रेस में हुए एक हादसे में 34 साल के एक खिलाड़ी की जान बाल बाल बच गई। रेस के दौरान उसकी कार एक दूसरी कार से भिड़ गई, जिसके बाद उसकी कार बेकाबू होकर रेस ट्रैक के किनारे एक दीवार से टकरा गई और पलक झपकते ही वो आग के गोले में तब्दील हो गई। कार से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगीं, जिसे देख वहां मौजूद लोग घबरा गए। घटना के फौरन बाद बचाव दल के लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने फटाफट आग बुझानी शुरू की। इस बीच भीषण लपटों से घिरी कार के अंदर से उसका ड्राइवर किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हुआ, जिसे तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया गया। इस हादसे में वो बुरी तरह घायल हो गया। हालांकि अस्पताल में उसकी हालत अब पहले से बेहतर है। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय कार करीब 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही थी। इस घटना के बाद रेस को बीच में ही रोक दिया गया। हालांकि करीब 1.5 घंटे बाद उसे दोबारा शुरू कर दिया गया। मुंबई महानगर पालिका ने कोरोना पर लगाम लगाने के लिए अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया और रेहड़ी पटरी वालों और ऑटो ड्राइवर समेत बस कंडक्टर और चौकीदारों का कोरोना टेस्ट करना शुरू कर दिया। ये लोग रोजाना बहुत सारे लोगों के संपर्क में आते हैं। यही वजह रही कि मुंबई महानगर पालिका ने इनका कोरोना टेस्ट करने का फैसला किया। रेहड़ी पटरी और सब्जी वालों समेत ऑटो ड्राइवर, बस कंडक्टर और चौकीदारों पर कोरोना का सुपर स्प्रेडर बनने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ये लोग रोजाना बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन की चेन लंबी हो सकती है और महामारी फैलने की रफ्तार तेज हो सकती है।
इसीलिए मुंबई महानगर पालिका ने इन लोगों का रैपिड टेस्ट करना शुरू कर दिया। सामान्य लोग जो है वो जिनके संपर्क में ज्यादा आते हैं, इनके ऊपर ये टेस्ट होगी, जिसकी वजह से जो सुपर स्प्रेडर बनने की मतलब ये सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं। दिवाली के बाद मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या में जबरदस्त उछाल आया, जिसके बाद प्रशासन और ज्यादा अलर्ट हो गया। यही नहीं, जिन लोगों का टेस्ट किया गया वो भी इसके पक्ष में नजर आए। कौन सा आदमी किसको छू ले, उसको बीमारी हो जाए, इस करके जांच करवाना बहुत जरूरी है। बीते कुछ दिनों में हुए कोरोना टेस्ट में मुंबई के 150 से ज्यादा रेहड़ी पटरी वालों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाले सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ डटे प्रदर्शनकारी किसानों ने गुरु पर्व मनाया। ये दोनों बॉर्डर किसानों के विरोध प्रदर्शन की वजह से सील हैं और किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं। लेकिन इस बीच सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक के 551वें प्रकाश पर्व पर वहां डटे किसानों ने हाथ जोड़कर अरदास की। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वत का भला। राजधानी के सिंघू बॉर्डर पर मौजूद इन प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी भी की। गुरु पर्व के मौके पर किसानों ने वहां लंगर की व्यवस्था की और बॉर्डर पर तैनात पुलिस वालों और दूसरे लोगों में प्रसाद बांटकर प्रकाश पर्व मनाया। लंगर यहाँ पर लगाया गया है, 2 दिन से लंगर यहाँ पर चल रहा है। किसान भाई जो हैं वो यहाँ पर खाना बनाने का इंतजाम कर रहे हैं। कुछ इसी तरह की तस्वीरें टीकरी बॉर्डर से भी सामने आई। वहां भी बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ मौजूद लोगों और पुलिस वालों के बीच प्रदर्शनकारी किसान गुरु पर्व के मौके पर प्रसाद बांटते नजर आए। जो गुरु पर्व है उसको मनाया गया, उसके बाद अरदास हुई और अब यहाँ पर जो सिख भाई हैं वो किसान जो हैं वो यहाँ पर प्रसाद बांटने के लिए जा रहे हैं। किसानों ने यह भी साफ कर दिया कि वो अपनी मांगे पूरी होने तक वहीं डटे रहेंगे। अब वो आए हमारे पास, हम नहीं जाएंगे, हम तो यहीं डटे रहेंगे। गुरु पर्व के मौके पर किसानों ने सड़क पर ही बैठकर पाठ भी किया। कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच गतिरोध बरकरार है। कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच गतिरोध बरकरार दिखा। जो किसान संगठन बिल के विरोध में हैं, उनके नेताओं ने साफ कर दिया कि वो सरकार से तभी बात करेंगे जब उन्हें केंद्र सरकार की ओर से बिना शर्त वाली चिट्ठी मिलेगी। किसानों के गलबात लिए तैयार हैं, पर कोई कंडीशन ना लाई जावे। जबकि केंद्र सरकार ने एक बार फिर दोहराया कि किसानों से बातचीत का रास्ता खुला है। हालांकि उसने आंदोलन में कई किसान संगठनों के शामिल होने को बातचीत में देरी की वजह बताया। ये बड़ी हमारी डेमोक्रेसी है, उसमें कई ग्रुप है, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं किसान ग्रुप्स के, उनको निमंत्रण दे दिया है। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर डेविड वार्नर और पैट कमिंस आखिरी वनडे मैच और टी20 सीरीज से बाहर हो गए। वार्नर को एक दिन पहले दूसरे वनडे मैच में फील्डिंग के दौरान चोट लग गई थी, जबकि लगातार क्रिकेट खेल रहे कमिंस को फिलहाल आराम दिया गया है। वार्नर की जगह टीम में डार्सी शॉट को मौका मिला है, जबकि कमिंस की जगह किसी को शामिल नहीं किया गया। हरियाणा के रोहतक में कुछ खाप पंचायतों की एक बैठक हुई। इस बैठक में खाप पंचायतों ने किसान आंदोलन के समर्थन का ऐलान किया और बॉर्डर पर जमा किसानों को खाने पीने की चीजें, दवाएं और ठंड से बचाने के लिए कंबल भेजने की बात कही। सारे गांव में होगी ये बात कि भाई तन मन धन से हम सहमत हैं। मुंबई में एक टीवी अभिनेत्री ने निर्देशक आयुष तिवारी पर रेप का आरोप लगाया। इस अभिनेत्री का आरोप है कि आयुष ने शादी का झांसा देकर 2 साल तक उसका बलात्कार किया। वर्सोवा पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। दबाव बनाया जा रहा है कि मैं इस रिश्ते को वापस जोड़ लूं और उनसे समझौता कर लूं। ब्रिटेन के लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रां प्री का खिताब अपने नाम कर लिया। ये उनके करियर की 95वीं जीत रही। दिल्ली और हरियाणा के बीच मौजूद सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की जांच के लिए आसपास के कुछ डॉक्टरों ने फ्री मेडिकल कैंप खोला, ताकि बीमार होने पर उनका इलाज किया जा सके। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, जिनमें सिंघू बॉर्डर भी शामिल है, जहां सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में बैठे किसानों की स्वास्थ्य जांच के लिए फ्री मेडिकल कैंप की व्यवस्था की गई। वहां से आई एक तस्वीर में मेडिकल कैंप में मौजूद डॉक्टर किसानों की जांच करते और उन्हें जरूरी दवाइयां देते दिखाई दिए। जांच के दौरान उन्हें कोरोना के बारे में भी जागरूक किया गया। कोरोना का टाइम है, बिल्कुल अपना ध्यान रखो। मेडिकल कैंप में इलाज कराने के लिए लोगों की भीड़ नजर आई। कुछ किसान घायल हालत में भी दिखे, जिनकी वहां मरहम पट्टी की गई। ड्रेसिंग वगैरह कर रहे हैं, कई लोगों को चोटें लगी हैं। किसानों को जानलेवा कोरोना वायरस से बचाने के लिए डॉक्टरों की तरफ से वहां मास्क भी बांटे गए। देश में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या पर प्रधानमंत्री खुद नई रणनीति बनाने में जुट गए। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि केंद्र सरकार ने देश में कोरोना के हालात पर चर्चा के लिए सभी दलों की बैठक बुलाई है और ये बैठक शुक्रवार को होगी, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।
इस बैठक के लिए सारी तैयारियों का जिम्मा संसदीय कार्य मंत्रालय को दिया गया है, जिसने लोकसभा और राज्यसभा में सभी दलों के नेताओं को इस बैठक के लिए न्योता भी भेज दिया। इटली के सार्दिनिया में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में 3 लोगों की जान चली गई। बीते 3 दिन से हो रही बारिश और तेज हवाओं ने द्वीप को काफी नुकसान पहुंचाया, क्योंकि बाढ़ का पानी सैलाब बनकर सड़कों पर बहता नजर आया। सार्दिनिया से सामने आई एक तस्वीर को देखकर ऐसा लगा मानो दोनों तरफ बनी इमारतों के बीच कोई नदी बह रही हो। पानी का बहाव भी इतना तेज कि उसमें फंसे किसी इंसान या चीज को निकाल पाना नामुमकिन दिखाई दिया। वहां के एक दूसरे इलाके में भी कुछ ऐसे ही हालात दिखे। वहां बाढ़ के पानी में कार पलटी हुई दिखाई दी। भारी बारिश से नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी ने सड़कों पर डेरा जमा लिया। एक जगह तो सड़क में दरारें आ गईं और उसका कुछ हिस्सा टूटने से वहां गड्ढा बन गया। हालांकि ऐसे हालात में लोगों की मदद के लिए राहत बचाव दल के कुछ लोग जगह जगह अपने काम में जुटे नजर आए। लॉकडाउन के बाद पहली बार वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिया जलाकर देव दीपावली की शुरुआत की। पिछली बार प्रधानमंत्री फरवरी में वाराणसी आए थे, जिसके बाद वो 23वीं बार कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। प्रधानमंत्री ने वहां करीब 7 घंटे गुजारे, काशी को कई सौगात दी। लेकिन पीएम के काशी दौरे पर जिस तस्वीर ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो गंगा किनारे राजघाट पर मनाई गई देव दीपावली की रही। रोशनी से जगमगाते राजघाट पर जब प्रधानमंत्री क्रूज से उतरे तो लोगों ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर उनका स्वागत किया। पीएम ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया और फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंच पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक दीपक जलाकर देव दीपावली की शुरुआत की। इस बार वाराणसी में देव दीपावली के मौके पर 11 लाख दिए जलाए गए। साथ ही एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसके बाद अपने भाषण के जरिए पीएम ने एक बार फिर ये जाहिर कर दिया कि कोरोना की वजह से भले ही वो महीनों वाराणसी से दूर रहे हों, लेकिन काशी के लिए उनका प्यार कम नहीं हुआ। कोरोना काल ने भले ही काफी कुछ बदल दिया है, लेकिन काशी की ये ऊर्जा, काशी की ये भक्ति, ये शक्ति, उसको कोई थोड़ी बदल सकता है। इससे पहले प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा विश्वनाथ का अभिषेक किया। मंदिर से निकलकर उन्होंने विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए किए जा रहे काम का जायजा लिया। ये पहला मौका रहा जब प्रधानमंत्री गंगा की धारा से होते हुए काशी विश्वनाथ पहुंचे, जहां दर्शन करने के बाद वो अलकनंदा क्रूज पर सवार होकर राजघाट की ओर बढ़ गए। इससे पहले अपने काशी दौरे पर प्रधानमंत्री ने वहां के लोगों को 6 लेन वाले हाईवे की सौगात दी, जिसके जरिए उत्तर प्रदेश के 2 धार्मिक शहरों वाराणसी और प्रयागराज को जोड़ा गया। वाराणसी में पीएम का पहला कार्यक्रम खजूरी में हुआ, जहां उन्होंने हजारों लोगों की मौजूदगी में वाराणसी और प्रयागराज को जोड़ने वाले 6 लेन हाईवे का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने 4 लेन हाईवे के 6 लेन हाईवे में बदलने से लोगों को होने वाली आसानी का जिक्र किया और उम्मीद जताई कि इस परियोजना की वजह से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस प्रकार की सुविधाएं देशी विदेशी हर तरह के टूरिस्टों और श्रद्धालुओं को भी प्रोत्साहित करती है। करीब 73 किलोमीटर लंबे इस हाईवे की वजह से प्रयागराज से वाराणसी की दूरी 1 घंटा कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें 3 फ्लाईओवर और कई अंडरपास होंगे। इंडोनेशिया के लिम्बाटा द्वीप पर एक ज्वालामुखी में हुए तेज विस्फोट ने लोगों को दहशत से भर दिया। ज्वालामुखी फटते ही आसपास रहने वाले हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि इसने कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी मचा दी। इसकी जो तस्वीरें सामने आई उनमें आसमान में 4 किलोमीटर तक धुएं और राख का गुबार उठता देखा गया। ये विस्फोट वहां के लिम्बाटा द्वीप के माउंट इली लेवतलोक ज्वालामुखी में हुआ, जिससे थोड़ी ही दूरी पर घनी आबादी वाला इलाका है। यही वजह रही कि तुरंत ही लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने का काम शुरू हो गया। बताया गया कि वहां से करीब 3000 लोग निकाले गए, जिन्हें फिलहाल कैंपों में रखा गया है। ज्वालामुखी से किसी तरह के जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन एहतियातन वहां जाने वाली सभी उड़ानें रोक दी गईं और द्वीप के हवाई अड्डे को भी बंद कर दिया गया। निवार तूफान के गुजर जाने के बाद एक नया तूफान कुछ ही दिनों में तमिलनाडु के तट से टकरा सकता है। News18.com की रिपोर्ट है कि मौसम विभाग ने तमिलनाडु समेत 4 राज्यों को भारी बारिश का अलर्ट जारी कर सावधान रहने की चेतावनी दी, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक निवार तूफान के बाद जिस नए तूफान के आने की संभावना है वो 2 दिसंबर को श्रीलंका के तट से टकरा सकता है। उसके टकराने के बाद तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी में भारी बारिश हो सकती है। कुछ दिन पहले ही तमिलनाडु में निवार तूफान की वजह से थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा था।
ऐसे में मौसम विभाग ने वहां के मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की चेतावनी भी जारी कर दी। दिल्ली में ठंड ने 71 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिल्ली में नवंबर के महीने में ठंड ने पिछले 71 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस दौरान पूरे महीने का न्यूनतम औसत तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि इससे पहले नवंबर 1949 में औसत न्यूनतम तापमान इतना ही 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। कर्नाटक में चुनाव आयोग ने पंचायत चुनावों का ऐलान कर दिया। राज्य में 22 और 27 दिसंबर को 2 चरणों में चुनाव होगा और 30 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इंग्लैंड ने दूसरे T20 मैच में दक्षिण अफ्रीका को 4 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ उसने 3 मैचों की ये सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। मुंबई में एनसीबी ने एक महिला के पास से 50 लाख की ड्रग्स की खेप बरामद की। लद्दाख में जोजिला दर्रे से सांसें रोक देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें बर्फ में फंसे 5 लोगों को सीमा पर सड़क बनाने वाले संगठन BRO के जवान बचाते नजर आए। ये लोग एक गाड़ी में सवार थे जो पहाड़ी से बर्फ गिरने की वजह से फंस गए, जिसके बाद जोजिला दर्रे में सड़क से बर्फ हटाने के काम में जुटे BRO के जवान वहां पहुंच गए और एक मशीन से वहां जमी बर्फ हटाते नजर आए। पहाड़ी से इतनी ज्यादा बर्फ गिरी थी कि गाड़ी का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो रहा था। गाड़ी की छत पर रखा सामान ही बर्फ से बाहर था, बाकी पूरी गाड़ी बर्फ में दबी हुई थी। काफी देर की कोशिश के बाद BRO के जवानों ने गाड़ी के आसपास जमी बर्फ हटाई। गाड़ी को रस्सी की मदद से एक मशीन से बांधा और धीरे धीरे उसे बाहर खींचने की कोशिश की गई। इस दौरान वहां मौजूद जवानों ने एक दूसरे का हौसला भी बढ़ाया। थोड़ी देर की कोशिश के बाद बर्फ में फंसी गाड़ी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। TMC में प्रशांत किशोर का विरोध शुरू हो गया। बंगाल में चुनाव से पहले TMC में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के खिलाफ विरोध की आवाजें सुनाई देने लगी। अभी पार्टी शुभेंदु अधिकारी की ओर से दिए गए झटकों से निपटने का रास्ता तलाश ही रही है कि TMC विधायक जटू लाइडी ने प्रशांत किशोर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उन्हें पार्टी को होने वाले नुकसान की वजह बता दिया। जिसके बाद बीजेपी को TMC को घेरने का एक और मौका मिल गया। আমাদের রাজ্য নেতৃত্ব যেটা বলে আসছিলেন যে তৃণমূলে ঘোটালায় ভর্তি, তৃণমূলে কাটমানিতে ভর্তি। कोरोना मामलों पर लगाम लगाने के लिए मुंबई के नगर निगम BMC ने मिशन मास्क का दूसरा चरण शुरू किया। इसके तहत अब बिना मास्क वालों के चालान कटने के बाद BMC उन्हें मुफ्त में मास्क भी दे रहा है। अब तक BMC 10 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूल कर चुका है। मुंबई में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को रोकने के लिए BMC ने मिशन मास्क की शुरुआत की है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने अगले साल मार्च या अप्रैल तक कोरोना वैक्सीन मिलने की उम्मीद एक बार फिर जताई। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार ने ऐसी योजना बनाई है ताकि जुलाई अगस्त तक करीब 30 करोड़ लोगों को ये टीका लग सके। अगला साल शुरू होने के बाद शुरुआती जो 2-3-4 महीने हैं उसमें संभावना है कि वैक्सीन हम देश के लोगों के लिए उपलब्ध करा पाएंगे। केंद्र की NDA सरकार में शामिल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को एक खत लिखा और किसानों की मांग मानने की अपील की। साथ ही उन्होंने ऐसा न होने पर NDA से अलग होने की चेतावनी दी। ठंड के अंदर संघर्ष करें, किसानों को बचाएं और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें, अन्यथा RLP NDA से अपना समर्थन वापस लेने का विचार कर रहा है। मेजबान न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया। जब मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम तीसरे ओवर में बल्लेबाजी कर रही थी, ठीक उसी समय बारिश शुरू हो गई और फिर मैच दोबारा नहीं हो सका। हालांकि न्यूजीलैंड ने पहले ही 2 मैच अपने नाम करने के साथ ही ये सीरीज जीत ली थी। मोदी